स्वागत है आप सभी का वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में। आज 15 सवाल हैं, 15 प्रश्न हैं आज। ठीक है, 14 प्रश्न हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक है आपका, वाइट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है गुणा करना है इन दोनों का, और प्रतिशत भी लगा है और दशमलव भी लगा है। तो सबसे पहले जो इसमें डिजिट है हम उनका गुणा कर लेते हैं। 21 तियां 63 हो गया, 63 हो गया। ठीक है, अब जितने भी इसमें डिजिट हैं, मतलब जितने अंकों के पहले दशमलव लगा है वो काउंट कर लेते हैं। 1 2, 2 अंकों के पहले यहाँ दशमलव लगा है, और 1 और 2, 2 अंकों के पहले यहाँ दशमलव लगा है। 2 और 2 4 अंकों के पहले मिला के दशमलव लगा हुआ है। तो 1 2 और 3 और 4 अंकों के पहले यहाँ भी दशमलव होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ खाली चली जाए वहाँ 0 लगा लेंगे। ठीक है, अगर इसमें 4 अंक पहले से रहते तो 4 के पहले लगाते, 4 नहीं है तो 2 0 हम बना लेंगे, 4 के पहले दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारी बात आ गई प्रतिशत की। प्रतिशत आ गया। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, मतलब 100 से भाग देना है। तो जब भी भाग देना हो और उसमें केवल 0 की बात हो, तो 2 0 है तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। तो 4 के पहले ऑलरेडी है, 2 और पहले आ जाएगा। 2 0 है ना, तो 1 0 और 1 0 और मतलब 2 0 बढ़ा के तब दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 0.000063। मतलब 2 अंकों के पहले इसमें दशमलव लगा और 2 अंकों के पहले इसमें दशमलव लगा 4, और जो प्रतिशत का बटे 100 आया उसका भी 2 मिला लिए, 6 अंकों के पहले जो है दशमलव लगेगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न, 5.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 40 ग्राम के बराबर है? तो इसमें जो है मैंने बताया कि जिसमें भी का लगा रहे वो चीज़ नीचे चली जाएगी। तो 5.6 को हम नीचे लिख लेते हैं। 5.6 किलोग्राम को हम नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ पे ग्राम है, यहाँ किग्रा है, तो ये 5.6 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 से उसमें गुणा कर लेंगे। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हम परिवर्तन करते हैं तो गुणा करते हैं, तो 5.6 में ही हम गुणा कर लेंगे, वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, जहाँ 5.6 रहेगा वहीं पे गुणा करेंगे। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे हम 140। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें ग्राम में है। अब हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। अब जो है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 3 0 नीचे कट गए और ऊपर 2 0 ये और 1 0 ये कट गया। अब बचा 14/5.6। 14 से काट लीजिए, 14 एकम 14, 14 चौकू 56, दशमलव लगाए, फिर 14 चौकू 56, 1/0.4। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 ऊपर लग जाएगा। 10/4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। 5/2 मतलब 5 का आधा, बटे 2 का मतलब आधा, तो 5 का आधा 2.5। आंसर हो गया हमारा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, 2 स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों समांतर हैं। देखिए, स्पर्श रेखा जो इसको टच करती हुई जाएं, ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, और जैसे ये वृत्त है आपका, तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। 1 मिनट, हाँ, ये वृत्त है मान लीजिए, तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। स्पर्श जो बिंदु है जहां पर स्पर्श कर रही है वो हमेशा केंद्र से, ये क्वालिटीज में बता रहा हूं, केंद्र से जो है हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? त्रिज्या पर वो लंब होता है। स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। प्रश्न कह रहा है 2 समांतर रेखाएं खींची गई हैं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक ये और दूसरी इसी के पैरेलल में खींची गई है। ठीक है, तो मतलब यहां से ये आपकी दूरी 4 है, रेडियस जो कि दे रखी है, और ये दूरी भी आपकी 4 है। तो 4 और 4 हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में?
तो ये क्वालिटीज आपको जाननी है। और एक और मैं बता दूं, अगर आपसे कह रहा है एक क्वालिटी, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उनको एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, तो इसका और इसका टोटल जो है 180 होता है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इसका एक ही तरफ के जो अंतःकोण है उनका टोटल 180 होता है, ठीक है। अगर आपसे उसने कह दिया कि दो रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और उनका एक ही तरफ का अंतःकोण का योग जो है 180 है, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। चलिए, ये अलग की चीज थी। तो 4 4 8 जो है आपका आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल है, त्रिकोणमिति से साइन क्यूब एल्फा प्लस 1 प्लस कॉट एल्फा प्लस कास क्यूब एल्फा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन एल्फा, इसका मान हमें बताना है। तो साइन क्यूब एल्फा को हम वैसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा, कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा, ठीक है, प्लस उसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका कास क्यूब एल्फा, वैसे ही लिखेंगे, और 1 प्लस टेन एल्फा की वैल्यू रख देंगे साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा, कॉस एल्फा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें, इसको भी हम लिख ही लेते हैं, साइन क्यूब एल्फा, ठीक है। अब जो है हम इसके अंदर की चीज को हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो है साइन एल्फा हो जाएगा, साइन एल्फा, ठीक है। अब ये साइन एल्फा और प्लस इधर आएगा आपका कॉस एल्फा, कॉस एल्फा, ठीक है। इसी भांति यहां पे हम लिख लेते हैं साइन क्यूब एल्फा, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब एल्फा। इसी प्रकार इसमें भी एलसीएम हो जाएगा, कॉस एल्फा एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर जो है आपका बचेगा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा या साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, सही से लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है कॉस एल्फा इससे जब डिवाइड होगा, यहाँ पे कॉस एल्फा 3 है, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा, तभी कॉस क्यूब एल्फा बना। तो कॉस एल्फा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ भी आपका डिवाइड हो गया तो बचा साइन स्क्वायर एल्फा। अब आपका जो बच रहा है साइन एल्फा इन ब्रैकेट साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर एल्फा इन ब्रैकेट साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब ये दोनों कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है ये गुणांक, तो ये हम कॉमन ले लेंगे साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, तो आपका इसका गुणांक बचेगा साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस दूसरे पद का जो गुणांक बचेगा वो कॉस स्क्वायर एल्फा। तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इनटू में जब 1 कर देंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ फार्मूले इसमें याद करने पड़ेंगे त्रिकोणमिति में। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एलजेब्रा से है, इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे जो है हम कुछ वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा। अब ये दाएं तरफ ट्रांसफर होगा तो -3 + 3 हो जाएगा, तो a बराबर आपका 3/4 आ जाएगा, a बराबर आपका 3/4 आ गया। अब यही a की वैल्यू हम इसमें रख दें, 64 गुणे a की जगह जब हम 3/4 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, माइनस 48 a स्क्वायर, a की जगह जब हम 3/4 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 12a, तो 12 गुणे जब भी कोई साइन ना हो इंटू का साइन मान लेंगे, 3/4 12 गुणे 3/4 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लें, 64 कट गया, 27 बचा, माइनस 16, 3 48, 3 9 27, माइनस 27 प्लस 4, 3 12, 3 3 9 बचा और प्लस 13, तो 27 माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, 13 9 और 22 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा a² + a + 1 बराबर 0, और आपको बताना है a की घात 5 + a की घात 4 + 1 का मान बताना है। तो हम a² + a + 1 बराबर 0, ठीक है। अब इससे आपको कुछ याद आ रहा है,
एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला जो उसका सेकेंड पार्ट है वो बन सकता है। अगर हम इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें ए माइनस वन से, ए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इधर भी ए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर तो आपका सूत्र बन जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर और ए बी जब गुणा करें ए बी ए कम ए और प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों मिलकर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब मतलब ए क्यूब और बी क्यूब मतलब बी आपका 1 है तो 1 का क्यूब 1, तो दोनों की गुणा इतनी हो गई। ठीक है, और इधर आपका इसकी गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही हुआ। दोनों पक्षों में जब इक्वेशन दे रखी हो बैलेंस की तरह होता है तो दोनों पक्षों में समान राशि को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसीलिए हमने a माइनस वन से दोनों तरफ गुणा किया और हमारा लेफ्ट साइड का फार्मूला बन गया। अब जो है -1 राइट में जाएगा, a क्यूब बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें फाइंड करना है a की घात 5 प्लस a की घात 4 प्लस 1। तो a की घात 5 को हम लिख सकते हैं a की घात 3 इंटू a की घात 2 प्लस a की घात 4 को हम लिख सकते हैं a की घात 3 गुणे a, इसके ऊपर 1 है ना तो 3 1 4 हो जाएगा और प्लस 1। अब a की घात 3 जो है आपका 1 आया है तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 इंटू ए स्क्वायर आपका a स्क्वायर बन गया। ठीक है, a की घात 3 1 हो गया, a इंटू 1 आपका a हो गया और प्लस 1। तो इसमें जब हमने a क्यूब का मान रखा तो पुनः हमें वही प्राप्त हो गया जो यहाँ दिया हुआ था और ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है 0, तो 0 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न इसकी माध्यिका बतानी है, मीडियन बताना है। माध्यिका 2 प्रकार से निकलती है। जो आपके टर्म दिए हुए हों, अगर उनकी जो संख्या है 4 हो, 4 पद दिए हों, 5 दिए हों, 6 दिए हों, तो अगर वो सम संख्या में है, मतलब सम संख्या में मतलब 4 है या 6 है या 8 है तो उसका अलग सूत्र है, और अगर वो विषम संख्या में है तो उनकी माध्यिका का अलग सूत्र है। माध्यिका का छोटा, अगर विषम संख्या में है तो उसका छोटा सूत्र है और उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अगर सम संख्या में पद दिए हुए हों। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पद दिए हुए हों उसको हमेशा हम क्रम में लिखते हैं, तो इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लें। सबसे पहले छोटा 1, उसके बाद हम लिखेंगे 3 और 3 के बाद हम लिखेंगे 5, 5 के बाद हम लिखेंगे 6 और 6 के बाद हमारा आता है 9, 9 के बाद हमारा आता है 11 और 11 के बाद आता है हमारा 19। अब इसमें देख लीजिए पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, अब कितने 1 2 3 4 5 6 7। अब इससे अब कोई छूटेगा नहीं, तो 7 पद है। नंबर जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है 7 है। ठीक है, 7 जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या वो जो 2 से न कटे। ठीक है तो n बराबर 7। तो अब इसका माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है, मीडियन निकालने का जो फार्मूला है वो जो है क्या है, n से एक अधिक उसका आधा, मतलब नंबर ऑफ टर्म जितने दिए हुए हों उससे एक अधिक का आधा। ठीक है, वो वाला जो टर्म होगा वही आपकी माध्यिका होगी। बात आई समझ में? नंबर ऑफ टर्म जो दिया है उससे एक अधिक का आधा जो है वो वाला टर्म जो है वो आपकी मीडियन होगी, माध्यिका होगी। तो 7 और प्लस 1, यहाँ 7 जब रख देंगे तो 7 और 1 8 और 8/2 मतलब 4 आया। तो चौथा जो टर्म है, चौथा जो पद है जो आपने सीरीज बनाई है नई वाली, उसका चौथा 1 2 3 4 6 जो है आपका चौथा टर्म है, 6 आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर एवं परिमाप 32 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं और हर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला अलग है। ठीक है, जैसे एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, उसमें अगर ऊंचाई या आधार दिया है तो इसके गुणनफल का आधा जो है वो क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, और भी अलग अलग त्रिभुज हैं जैसे समबाहु त्रिभुज,
जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर √3/4। ठीक है, यहाँ पर चूंकि भुजाएं एक 8 है और दूसरी 11 है, और तीनों का टोटल, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का टोटल, तो 11 और 8 19 हो गया, और 19 जब 32 में से माइनस करेंगे तो आएगा 13। तो मतलब ये a बराबर 8 हो गया, b बराबर 11 हो गया, और c बराबर 13, तीसरी भुजा 13 आ गई। यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है s अंडर रूट में होगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c। व्हाट इज s? s है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप है 32, तो s हो गया 16। ठीक है, s जो है परिमाप का आधा है। तो अब यहां रख लें। ठीक है, अंडर रूट s की वैल्यू 16 इंटू s माइनस a, मतलब 16 माइनस a, a कितना 8 है, तो 16 माइनस 8 8। अब आ गया s माइनस b, तो 16 माइनस 11 मतलब 5 इंटू s माइनस c, s है 16 और c है 13, तो यहाँ आ गया 3। अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे, 16 बाहर आएगा, तो 16 के जो दो समान गुणक होंगे वो बाहर आने पे सिंगल हो जाएंगे, तो 16 के दो समान गुणक हुए 4 गुणे 4, बाहर आने पे 4 हो गए, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 एक जैसी संख्याएं बाहर आएंगी तो सिंगल हो जाएंगी। इसी तरह अगर यहाँ घनमूल होता तो 3 एक जैसी संख्याएं जब बाहर आएंगी तो सिंगल हो जाएंगी। ठीक है, जब ये हम साइन हटाते हैं वर्गमूल का, तो यही 2 जो है घात में 1/2 बन जाता है। ठीक है, तो 16 बाहर आया 4 हो गया, और 8 जब बाहर आएगा, ठीक है, तो 8 में 8 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे, लेकिन हमको 2 समान संख्याएं बाहर लानी है, तो 8 में से 4 इंटू 2, 4 गुणे 2, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 के जो गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो उसमें से जो 2 एक जैसे हैं वो बाहर आ गए, 2 1 2 अंदर ही बच गया, 1 2 आपका अंदर ही बच गया, तो वो वाला 2 बच गया। ठीक है, और 5 और 3, ये 3 चीजें अंदर बच गई, 2 पंचे 10 और 10 3 30 जो है आपका अंडर रूट के अंदर ही रह गया। 4 दूना 8 और 8 अंडर रूट 30 जो है आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है 1/2 की घात माइनस 1/2 का मान बताइए। कोई भी संख्या है, अगर जैसे 5 ही ले लीजिए, ठीक है, 5 ही ले लीजिए, अगर 5 को हम 1/5 कर दें, अगर हम 5 को 1/5 कर दें तो हम घात में -1 लिख सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? उल्टा करने पर, इनवर्स करने पर, व्युत्क्रम करने पर जो घात है वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार ये जो माइनस का साइन है, अगर हम इसको हटा दें तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी। 1/2 जो है ये 2/1 हो जाएगी, या कह लें 2 हो जाएगी। 2 की घात 1/2 हो गया। बात आई समझ में? और हमने जस्ट पिछले सवाल में बताया था कि अंडर रूट में अगर 2 है और ये साइन, ये वाला साइन अगर हम हटाते हैं तो घात में 1/2 हो जाता है। ठीक इसका उल्टा, अगर हम ये 1/2 का जो घात का सिंबल है अगर इसको हटाते हैं तो हम उसको अंडर रूट के साइन में इनबिल्ड कर सकते हैं। तो ये वाला जो साइन है 1/2 हम हटा देंगे तो ये 2 जो है इनबिल्ड हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट 2 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब घनमूल का साइन बना हुआ है। ठीक है, और घनमूल के साइन में जो है 64 गुणे 10 की घात -6, तो इस घनमूल का मतलब ये हुआ, इस 3 का मतलब ये हुआ कि इस करणी के अंदर जो भी संख्याएं हैं उनके फैक्टर करेंगे और 3 सेम नंबर वाले जो फैक्टर हैं वो बाहर आएंगे तो 1 टाइम्स लिखेंगे। 3 फ्रीक्वेंसी वाले जो नंबर हैं वो बाहर आएंगे तो 1 फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 64 की जो फ्रीक्वेंसी है 4 की 3 बार है, इसमें 4 जो 3 मल्टीपल है इसके 4 गुणे 4 गुणे 4 3 फैक्टर हैं वो बाहर आ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये कैद खाने से बाहर आ गया। इसी प्रकार 10 की घात -6 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -2
की घात 3, इसको लिख सकते हैं। हमने बताया था आपको पहले कि घात और घात की हमेशा गुणा होती है, घात और घात की हमेशा गुणा होती है। तो 3 दूना 6 माइनस 6 फिर से आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जब इसका मतलब ये हुआ कि 10 की घात माइनस 6 के जो 3 गुणनखंड हुए वो हुए 10 की घात माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब ये बाहर आएगा तो 10 की घात माइनस 2 ही होगा, बाहर एक बार लिखा जाएगा, अंदर 3 टाइम्स जहां जो भी मिलेगा वो बाहर आएगा तो एक बार लिखा जाएगा। अब ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, कहानी खत्म। यही आपका आंसर हो गया जो कि दे रखा है। अगर आप चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। 4, ठीक है, गुणे, अब ये माइनस जैसे ही हटाएंगे ये तुरंत नीचे चला जाएगा, यहाँ 1 लिख लें, कोई गुणांक नहीं तो 1। अब ये नीचे चला गया फटाक से, 10 की घात 2 हो गया। कोई भी संख्या हर से अंश में लाते हैं तो उसकी घात चेंज हो जाती है, घात का साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 गुणे 10 की घात 5, तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 5, ठीक है। तो ये 10 की घात माइनस 2 जब नीचे आया तो 10 की घात 2 हो गया, ठीक है। और 4 बटे 10 की घात 2 को आप 100 लिख सकते हैं, इस 2 का मतलब हुआ 2 जीरो। अब 2 जीरो, अब 4 बटे 100 को जब आप दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगना चाहिए, तो 4 लिखिए पहले आप, 2 एक अंक तो 4 हो गया, दूसरा आप नकली बना लें 0, दशमलव फिर लगा दें, 0.04 आपका आंसर हो गया। आंसर तो यहीं आ गया था, लेकिन आप से ऑप्शन चेंज भी हो सकते थे, तो आपको सॉल्व करके 0.04 भी लिख सकते हैं। अगला सवाल हमारा है 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान बताएं। तो औसत का जो साधारण फार्मूला होता है, साधारण सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 11, 23 और x ये कुल पद हो गए 3, और कुल पदों की संख्या, ये कुल पदों की संख्या 3 हो गई, और कुल पद हो गए 11, 23 और x। तो इन तीनों के टोटल को हम 3 से भाग दे देंगे, वही हमारा 40 के बराबर होगा, ठीक है। औसत का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 11 और 23 कितना हो गया 34, 34 जो, ठीक है, 34 प्लस x, 34 प्लस x बटे 3 बराबर 40, ठीक है। गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन के रूप में आ जाएगा। 34 रैखिक समीकरण बन जाएगा, 34 प्लस x बराबर 120, x बराबर 120 माइनस 34 घटाएंगे तो आपका 86 आ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है a किसी भूमि के 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है, b उसी भूमि के 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है, तो वो दोनों मिलकर आधी भूमि कितने दिनों में जोतेंगे। तो a जो है 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 5 15। a जो है पूरे काम को 15 दिन में करेगा। अगर a 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है तो a पूरे खेत को 15 दिन में जोतेगा। b जो है उसी भूमि के 1/3 भाग को, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 भाग को 10 दिन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। b जो है उसी भूमि को 30 दिन में जोतता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 30 हुआ, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, ये इसकी क्षमता हो गई, ये इसकी कार्य क्षमता हो गई, ठीक है। दोनों की कार्य क्षमता अगर हम जोड़ दें तो 3 आएगी। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न कह रहा है दोनों मिलकर, इसलिए दोनों की कार्य क्षमता हमने जोड़ दी 3। और आधी भूमि, तो इनका जो एलसीएम आया था 30 आया था, एलसीएम को ही हम टोटल वर्क या टोटल भूमि मान सकते हैं। तो इसकी आधा जो है, आधा 15 हो जाएगा, तो 15 जो है यूनिट जो है खेत जोतना है, तो ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क, हमेशा टोटल वर्क को हम क्षमता से जब भाग देंगे तो टाइम निकल के आएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15, दोनों मिलकर आधी भूमि को 5 दिन में फिनिश कर देंगे। 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या है। हमने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि जब भी मल्टीपल्स की बात हो
वो भी शुरू से, ठीक है, प्रथम, तो उसके अगले मल्टीपल का आधा जो है उसका औसत होता है। तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि 5 का प्रथम मल्टीपल 5, दूसरा हुआ 10 और तीसरा हुआ 15, 5 चौके 20, 5 के प्रथम 4 ये हो गए, ठीक है। और आपको पता है कि ऐसे सवालों में जो अगला मल्टीपल होता है उसका आधा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। 5 का जो 5वां मल्टीपल है वो हुआ 25, और 25 का आधा जो है वही इसका आंसर हो गया। 25 का आधा हुआ 12.5। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, 196 बच्चे हैं। तो विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं। तो 50 और 30 80 और 82 और 4 86, टोटल इनका हो गया 86, 86 14 100, मतलब 14% जो है बच्चे हैं, ठीक है। 100% टोटल हो गए और पुरुष महिलाएं निकाल दिए तो 14% बचा, आपका जोड़ के माइनस कर दिए तो 14% बच्चे हैं। तो प्रतिशत में 14 हैं, लेकिन ओरिजिनल वो 196 हैं। तो 14% बच्चे बराबर हैं 196 रियल संख्या के। 14 से जब हम इस 14 का स्क्वायर 196 भी होता है, कट जाएगा, 14 ही आएगा। 1% बराबर 14, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर दो। टोटल नंबर जो है 1400 था सभी लोगों का मिलाकर, ठीक है। पूछ रहा है विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो विवाह समारोह में पुरुष कितने थे भाई? 54 पुरुष थे, 54% पुरुष थे। तो 54% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 से 14 गुणे 54, 14 चौके 56 और 14 25 70 5 75, 756 आपका आंसर आ गया। तो ये 14 क्वेश्चन थे आज, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ अच्छे प्रश्न के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।